धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी ने कोई प्रश्न आपने किसी ने पूछना तो आपका स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं प्लीज। जी तनेजा साहब, कुछ बोलूं मैं? अवश्य, मोस्ट वेलकम सर जी। शरण साहब प्रणाम सर, अरविंद फ्रॉम उज्जैन। हाँ, प्रणाम अरविंद जी। हाँ सर, थोड़ा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर मेरा जी। उसका मैं थोड़ा सटीक जवाब चाहता हूँ। सपोज करो कोई अपना अधीनस्थ है, चाहे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हो, चाहे मेरे जॉब से जुड़ा हो, और उससे मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ था कि भाई मुझे ये काम करना है, और वह जानबूझकर अपना काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है, और उससे कारण से जो है एंगर मैनेजमेंट चालू होता है, जबकि उसे पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे आपसे मेरा एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करता है वो। उनको मैसेज तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए सर? एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था मेरा, और ये मेरे साथ बैंकिंग लाइफ में भी हुआ, और जिस सोसाइटी को मैं चला रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी, वहां भी ये प्रॉब्लम मुझे आ रहा है। लेकिन हमारे डॉक्टर कोल कहते हैं कि नहीं, यहाँ साइलेंट रहो, और वो साइलेंट रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है सर। प्लीज क्लेरिफाई दिस माय टॉपिक। थैंक यू सो मच। अरविंद भाई साहब, मुझे नहीं मालूम कि मैंने जीवन में कितना इसको प्रैक्टिस किया है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का। भगवान बुद्ध का जो 4 अंग बताया हमने, मैत्री का भाव, मैत्री के भाव, पहले तो हम अपने आप को अंदर से झांकें, वहीं से शुरू करिए कि क्या इस व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में मैत्री का भाव है कि नहीं। अगर उस समय मैत्री का भाव नहीं है तो अपने अंदर मैत्री का भाव पहले लावें, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस व्यक्ति को सुधारना है, मेरा उद्देश्य पाप को दूर करना है, मुझे पापी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अपने आप को एक कोच के रोल पे ले आऊंगा। कोच, अब आप याद करिए, सचिन के जो कोच थे अचरेकर थे। अब अचरेकर जब जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि सचिन को जीवन पर्यंत उन्होंने, जब कभी सचिन बॉलिंग करते होंगे या बैटिंग करते होंगे, हर समय जाकर के अरे यू आर ग्रेट, अचरेकर कभी ऐसा कहते होंगे? नहीं कहते होंगे। काम्बली भी थे, काम्बली और सचिन दोनों थे। काम्बली का कंट्रीब्यूशन सचिन से ज्यादा था। 658 रन उन्होंने ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया था, लेकिन दोनों के गुरु अचरेकर थे। तो पहले जो गुरु है, जो कोच जब जाता है, डांटता है। सचिन को आप सचिन की किताब अगर पढ़े आदमी तो उसमें शायद लिखा हो कितनी बार उन्होंने डांट खाई होगी, कितनी बार इतना जबरदस्त डांट खाई होगी कि लगता होगा कि अब क्रिकेट छोड़ के भाग ही जाना अच्छा है। लेकिन उस समय क्या अचरेकर के मन में क्रोध का भाव था या बदला लेने की भावना थी? उनके हृदय में प्रेम की भावना थी, उनके पीछे यही भलाई छिपी थी उनके हृदय में, इसमें सचिन का भला करना है। तो पहला हृदय में, आपके हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए कि इस व्यक्ति को सुधारना है, ठीक करना है। और अगर प्रेम की भावना के बाद कुछ भी करिएगा वो सही ही होगा। लेकिन अगर भीतर से प्रेम की भावना नहीं है, जो अचरेकर के अंदर में होगी, या माँ जब अपने बच्चे को डांटती है, अगर जबरदस्ती वो है सो मिठाई का डब्बा लेकर के 10-10 मिठाई खाने को शुरू कर देता है और डांटती है, तो उसके हृदय में प्रेम है, क्रोध नहीं है।
तो अगर ये घड़ा जो इसे बनाता है कुम्हार, तो आपने देखा है अंदर से तो इतना वो एक तरफ से हाथ रखता है अंदर से, और बाहर से मारे जाता है, जबरदस्त मारता है उसको, जबरदस्त मारता है, लेकिन अंदर से नहीं ना मारता है, अंदर से प्रेम है उसको। तो भीतर से प्रेम है, बाहर से कठोरता है। कठोरता और कटुता में अंतर है। तो उस व्यक्ति का सुधार तो अरविंद भाई बाद में आता है। पहले हमको अपने आप को सुसज्जित करना है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना है। उस व्यक्ति को क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, कैसे कहना है, कहां तक कहना है, कहां लक्ष्मण रेखा खींचनी है, ये देखना जरूरी है। दफ्तर में मैंने अक्सर देखा है, होता क्या है कि हम उस सीमा को, जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि हमारा काम है इनका सुधार करना, सुधार के नाम पर हम अब थोड़ा सा आनंद आने लगता है कि जरा सा और सुधार लें, थोड़ा सा ये दिखा दे कि हम उससे सुपीरियर हैं। तो जैसे दफ्तर में कई बार देखा गया कि कोई, मान लीजिए कि आपकी स्टेनो है, लेट आती है, दफ्तर में लेट आई, आपने उसको डांटा, उसने कहा कि सर इस कारण से नहीं आई, लेट हो गया। आपको लगता है कि जेन्युइन कारण है, फिर वहां पर एक लाइन खींच देनी चाहिए, डांट करके अच्छे से डांट दीजिए कि नहीं, खबरदार, आज के बाद अगर लेट आई तब इसका कंसिक्वेंसेस देखना, तुमको यहाँ से सीधा मद्रास ट्रांसफर कर दूंगा, डरवा के वहां लाइन खींच देना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग खींचते हैं? वहां पर अगर हम सावधान नहीं है, अलर्ट नहीं है, तो क्या होता है, वो सामने वाला व्यक्ति तो बकरी है, अब मैं तो शेर हूं। अगर सावधान नहीं हूं तो मैं उस लक्ष्मण रेखा को पार करता हूं, और फिर मैं उसके बाद, अरे आप लोगों का, इस लड़कियों का तो यही हाल ही है, आप लोग कभी सुधर नहीं सकते हैं, आपको कुछ भी हो जाए आप लोग लेट आइएगा ही। अब इसके बाद लक्ष्मण रेखा को पार करके मैं उस अपने अहंकार के आधार पर, चूंकि मैं शेर हूं, इंजॉय कर रहा हूं। अभी तक काम था उसको सिखाना, उसको शिक्षा देना, उसको सुधारना। अब हम लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं, अब हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक हद के बाद वो लड़की जो है, जो स्टेनो, रोने लगती है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया, मैं सेक्रेटरी हूं भारत सरकार का, मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया कि कहीं जाके वीमेन कमीशन में न कंप्लेन कर दे, तो मैं अलग से उसको समझाने के लिए, चुप हो जाओ। क्या अगर समझ रहती, अगर कोच का रोल प्ले करते, वहां लक्ष्मण रेखा खींच देते, तो कहानी खत्म हो जाती। जो मेरी बुद्धि में आया मैंने आपको कह दिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। अरविंद भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसका अक्षरशः पालन करूंगा सर, और देखते हैं क्या चेंज होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ऑलविन फ्रॉम दिल्ली। सर, you told us about tolerance. So tolerance, in fact, like कि कोई भी हार्म करे तो उसको टॉलरेट करके, like we can ignore it. But एक क्वेश्चन आज के टाइम में ये आता है कि आप कितना टॉलरेट करोगे। इन द सेंस दो चीजें आती है इसमें। आपको हर्ट किया जा रहा है, ठीक है, हम टॉलरेट कर लेते हैं, बट आज के टाइम में इतना हर्ट किया जाता है कि आप बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल नेगेटिव, मतलब बेसिकली यू कैन गेट, प्रॉब्ली यू कैन डाई, और आपका बिल्कुल सो टॉलरेंस का मतलब यही है। मतलब मुझे समझना चाह रहा हूँ कि टॉलरेंस कितने हद तक किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज अनदर थिंग दैट यू सेड, यू शुड लव योरसेल्फ बिफोर लविंग अदर्स। सो टॉलरेंस एंड लविंग योरसेल्फ कितना साथ जा सकता है? शब्दों के जाल में, चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। अब आप जो कह रहे हैं, देखिए शिव खेरा क्या कहते हैं कि इफ
crime is being committed in the house of your neighbor, and if you are tolerating it, then wait, next time it is your turn. मतलब अगर बगल में कुछ गलत काम हो रहा है और ये जानते हुए कि ये गलत काम हो रहा है, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर मान के चलिए आने वाले दिन में वह गलत काम आपके साथ भी होगा, आपके घर में भी हो सकता है। तो यहां भी शब्द इस्तेमाल आया टॉलरेट करने का, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। गांधी ने टॉलरेट नहीं किया तो सारा इतिहास बदल दिया। लेकिन घर परिवार में, भाई बहन में, पति पत्नी में, मित्र में छोटी छोटी बातों के लिए जो आग लग जाती है और क्रोध की ज्वालामुखी जो फूट जाती है, क्या वहां पर भी हम उस शब्द टॉलरेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप देख रहे हैं कि कोई टेररिस्ट अटैक करने जा रहा है और आपने देख लिया कि वो लेकर जा रहा है सामान, और आप उसको, पुलिस को उस समय खबर नहीं करते हैं और चुपचाप टॉलरेट कर जाते हैं, तो यही कहा जाएगा कि आप भी उसमें अवेट किए। वहां टॉलरेट करना सही नहीं है। एट द फीट ऑफ द मास्टर में लिखा हुआ है कि कहां कहां पर किस चीज को टॉलरेट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो पर्सनल लाइफ में जब आपके साथ अपने घर परिवार में, रिश्ते में, आप ऐसा नहीं कि हम और आप अंदर अगर अपने झांक के देखें तो हम उस विभेद को पकड़ सकते हैं कि कहाँ टॉलरेट करने की आवश्यकता है। समाज में जो देखो यो जरा हैं, सब चले गए क्या, जो गलत काम हो रहे हैं या होते हैं, वो अगर हमारे जानकारी में आते हैं और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनको टॉलरेट करना अनुचित है। लेकिन जीवन में अगर मान लीजिए किसी कारण से कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, अपने परिवार के संबंध में जिनसे रोज लेना देना है, उसमें निश्चय ही अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके सही ढंग से जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। उसमें टॉलरेंस की बात है और दोनों की भिन्नता को समझना चाहिए। मेरी तो यही समझ है। अगर आप I got it. Thank you. जी, ये हमारे नए मेंबर हैं जी, ब्रदर एल्विन जे जॉर्ज। ही इज़ वेरी एक्टिव मेंबर जी। अच्छा। जी। अब डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा ब्रदर सरन जी, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का और उनके जीवन का अध्ययन किया और उनके उपदेशों को भली बात समझा और उसको व्यवहार में भी लाया, और अपना काफी समय उन्होंने लाइट ऑफ एशिया के अध्ययन में लगाया और वो उसके वक्तव्य भी देते थे शंकर लाज में, जो काफी समय तक चले और उससे हमारे बहुत से मेंबर्स लाभान्वित हुए। और उन्होंने जो ये पुस्तक में अनुवाद किया है बुद्ध के सिद्धांतों का और जातक कथाओं का, उसकी पुस्तक मुझे भी भेजी है, प्राप्त हुई। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उसको अध्ययन करूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। और जो आज का उनका वक्तव्य था बड़ा महत्वपूर्ण था, बहुत सरल भाषा में और कथाओं के रूप में उन्होंने मैत्रीय भाव का जो महत्व है उसको समझाया, और मैंने भी उसको बहुत ध्यान से सुना और उसके सार को ग्रहण किया। और ये हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो मैत्री भाव से न सिर्फ सुलझ जाती हैं बल्कि समस्याएं उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं।
और ये मेघ सूत्र जो भगवान बुद्ध के हैं, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए भी नहीं है, वो जितने भी प्राणी हैं संसार के, पशु हैं, पक्षी हैं, सब प्रेम की भाषा समझते हैं और वो हमारे नित्य अनुभव में हम उसको महसूस करते हैं। तो ये बड़े शाश्वत तत्व हैं और ये नेचुरल फोर्सेस हैं जिसका महत्व हम अपने जीवन में भुला देते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी हमारा संबंध हो, कोई जीवन का व्यवहार हो, उसमें जो मैत्री भाव है वो उसका परम आधार है। ये हमको अपने हृदय में रख लेना चाहिए। और सारे संतों ने यही बात कही है। कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो प्रेम है, इसका जो शक्ति है वो अपार शक्ति है, अतुलनीय है और ये चमत्कार कर देती है। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने ब्रदर ऋषिकेश शरण जी का, जो ऐसे महत्वपूर्ण जो संदेश हैं हमको अपनी वक्तव्य में देते हैं। और आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना बहुत बहुमूल्य समय लगा करके हमारी संडे की मीटिंग्स को आप अटेंड करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इंद्रप्रस्था लॉज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। सुनील कुमार दास जी कुछ कहना चाहते हैं। जी जी सर, स्वागत है जी। सभी सत्संगी बंधुओं को भी प्रणाम। सर, आपको सुनना हमेशा आनंद के साथ ज्ञान प्रदान करता है। तो कल मुझे जब लिंक मिला तो मैंने निश्चय किया कि आज इस परिचर्चा में शामिल होऊंगा। ये क्रोध प्रबंधन सर बड़ा ही सामयिक विषय है और ये सदा से मुझे लगता है हर युग में ये सामयिक रहा है। ये ऐसा विषय है कि हर युग में ये काफी रेलिवेंट रहा है। जो सर क्रोध जो है वो हर प्राणी का, केवल मनुष्य का ही नहीं, शायद हर प्राणी का एक सबसे बेसिक इंट्यूशन, बेसिक स्वभाव में से एक है और ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो क्रोध को अगर मिसमैनेज किया जाए तो वो बड़ा ही डिजास्टरस हो सकता है किसी के लाइफ में और पूरे समाज के लिए भी बड़ा लॉन्ग लास्टिंग और डीप इम्पैक्टफुल हो सकता है। और क्रोध को जो अच्छे ढंग से मैनेज कर ले वो शायद एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है। और हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रोध को मिसमैनेज ही करते हैं, उसको गुड मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो आज का विषय जो था वो बड़ा ही रेलिवेंट था और उस पे आपको सुन करके सर बड़ा ही एक दिशा मिली है और एक बहुत सारे आइडियाज मिले कि हम अपने क्रोध को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसको अभिशाप ना बनने दें और उसको एक आशीर्वाद के रूप में भी कैसे हम उसको बदल सकते हैं, ये दिशा दिखाई आपने सर। तो मैं समझता हूँ ये जिंदगी में काफी उपयोगी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा आपको सुना चाहते हैं। 122 balls were parked for 67. When India looked down and out at 186 for 6. It's been just magnificent and hard. And as a result, India fighting, kicking, म्यूट कर दे जरा। alive in this game back to the लोग अपना माइक ऑफ कर दे। ब्रदर दिवाकर जी आपका माइक ऑन है। मैं कर देता हूँ लॉर्ड जी।
और कोई प्रश्न? भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, हाँ प्लीज। बहुत ही बढ़िया सर ने प्रेजेंटेशन दिया। ये सेकंड सीरीज थी और बहुत ही क्लियर क्रिस्प लूसिड लैंग्वेज में, और खास तौर से सर ने जो उदाहरण दिए, खास तौर से ऑफिस के भी और भी अन्य, तो उससे और भी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है इस टॉपिक की, वो और भी क्लियर हुई। तो एक बड़ी खास बात है कि वो जो हमारी, जब भी हमें क्रोध आने लगे, सबसे खास बात जो मुझे लगी कि वो जो सीमा रेखा होती है, वो सीमा रेखा को हमें पहचानना है, उस सीमा रेखा को रिकॉग्नाइज करके वहीं पर अपनी लगाम को खींच देना है, ताकि हम किसी फिर मुसीबत में पड़े ही ना। और वो फिर वही बात है सर, अपनी जो इंद्रियां हैं, वो क्रोध वाली, जो क्रोध आता है तो उसको बिल्कुल बारीकी से देख कर कि मुझे क्रोध आ रहा है, वो भाव बन रहा है और वो अब गया उस सीमा रेखा से बाहर, तो उसको जाने से पहले उसको ध्यान से ऑब्जर्व करके, देख के, दृष्टा भाव से देख के, उसको पकड़ के वहीं के वहीं रोक लेना है। अब इस चीज में हमको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही हम एंगर मैनेजमेंट में सक्सेसफुल होंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक सर, और आप तो सर हमेशा इतना अच्छा बोलते हैं। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू सर। बहुत ही अच्छा सर। थैंक यू जी सर। प्रमोद जी, कुछ कहिएगा? म्यूट है। बहुत अच्छा लगा आज का। थैंक यू ब्रदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी इनलाइटनिंग। थैंक यू। लेफ्ट हो गया क्या? लो ज्वाइन कर लो दोबारा। झा जी हैदराबाद से आए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बहुत देर से सुन रहे थे सर, बहुत हाँ, ज्ञान की बातें बताई आपने, लेकिन सर इसमें कुछ प्रॉब्लम है सर। बताइए बताइए। जैसे हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी जैसे मैं एक हो गया डिवीजन जो। के चार्ज में हूँ, हाँ, वहाँ पर हमारे सबऑर्डिनेट्स जो है, हाँ। उन लोगों को कुछ काम बोलने से, वो लोग रिपीटेडली रिमाइंडर देने से भी वो लोग मतलब करते नहीं है या नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते कि हमारे जो सुपीरियर्स है वो कभी कभी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो अब ये गुस्सा तो आता है काफी, लेकिन क्या किया जाए? देखिए, हम लोग के यहाँ देश में जो शासन का तंत्र, ये झा जी हमारे डिपार्टमेंट में, कस्टम्स डिपार्टमेंट डिप्टी कमिश्नर है, ये हैदराबाद में पोस्टेड है, वेदानंद झा जी, विवेकानंद झा जी। तो वो वही अपनी समस्या बता रहे हैं कि सबऑर्डिनेट लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। झा जी देखिए, वही है, उसको कहते हैं, अभी मीटिंग चल रही है। हमारे देश का जो शासन का जो कल्चर है, वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे भी बन गया है। इसको अगर अमेरिका से कंपेयर कीजिए या किसी डेवलप्ड कंट्री से, तो टोटली डिफरेंट है। अगर मान लीजिए आप किसी को कोई काम दे दीजिए दफ्तर में, कहिए इसको करके ले आओ, और वो कहता है कि नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। आप याद करिए, जब आप आसनसोल में थे और मैं दिल्ली में, ये कलकत्ते में था, ये दुर्गापुर में था, या सुनील दास जी कलकत्ते में थे, मैं भी कलकत्ते में था। तो अगर आप किसी को कहते हैं कर दीजिए, वो कहता है कि नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं जानता है कि नहीं, काम करना नहीं जानता है, इसलिए वो कह रहा है कि नहीं हो सकता है। वह काम इसलिए कह रहा है कि नहीं हो सकेगा क्योंकि वो करना नहीं चाहता है। तो हमारे देश का जो प्रशासन है, उसमें अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हो गया है कि इफ समबडी सेज कि दिस वर्क कैन नॉट बी डन, इट्स ओनली 20% बिकॉज ऑफ द स्किल। उसको नहीं मालूम है, नहीं आता है। It is 80% because he doesn't want to do it. So it's not a question of skill management. skill अगर नहीं आता है, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर नहीं आता, आप मुझे ट्रेनिंग करा दीजिएगा
1 महीने में नहीं सीखूंगा, 3 महीना कराइएगा, सीख जाएंगे। 3 महीना नहीं होगा, 6 महीना करा दीजिए, स्किल दे दीजिएगा। देन आई कांट से कि मुझे स्किल नहीं आती। लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड ही है नहीं करने का, 80% लोगों का वैसा ही एटीट्यूड है, क्योंकि प्रशासन में सही रिवार्ड और सही पनिशमेंट का सिस्टम सरकारी तंत्र में तो है नहीं। जो नहीं करता है वो भी निकल जाता है, बच जाता है, जो करता है उसको भी कोई जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता। तो वहां पर अब आपको लेकिन लीडर जो है, लीडर को तो काम कराना है, उसको तो अपना परफॉर्मेंस दिखाना है। क्योंकि अगर आप एज ए टीम लीडर अगर आप उनसे काम नहीं ले पाइएगा तो आप अपने रिजल्ट कैसे दिखाइएगा? तो किसी भी सिचुएशन का सिमुलेटेड व्यू नहीं हो सकता है। अब आपका वहाँ का जो सिचुएशन है, आप आंध्रा में हैं, वहाँ के लोगों की भाषा तेलुगु है। अब आपका एक तो वो लैंग्वेज बैरियर होता होगा, वहाँ के लोग कुछ दूसरे तरह के होंगे। तो अब वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से कैसे मैनेज करिएगा, ये आपको देखना होगा कि कैसे आप उनके दिल को जीत करके और उनको कैसे साथ में एज ए टीम ले चलिएगा। मैं अपने अनुभव से तो कह सकता हूँ कि मैंने और सुनील जी ने मिल करके, आप खुद जानते हैं कि कलकत्ते में एसोसिएशन और यूनियन कितना स्ट्रांग होता है, उन लोगों से कैसे काम कराए। शांतिपल्ली का घर जो था वहां पर शिफ्ट कराने में, जो इतने साल से 47 करोड़ का घर बना हुआ, 7-8 साल से बना हुआ था, कोई नहीं शिफ्ट करा पा रहा था, कैसे कराए। तो ये लोकल परिस्थितियों को समझ करके, और ये भी सही है आपका फिर वही अप्रोच होना चाहिए कि आप जब तो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग इट एज ए टीम लीडर। और ध्यान ये भी रहे झा जी कि जब वर्ड टीम जब गठित होता है तो टीम शब्द में आई नहीं आता है। तो आप भले ही उसके कैप्टन हैं, लेकिन जब टीम के साथ काम करते हैं तो उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि आप में और उनमें, ठीक है पद का तो डिफरेंस होगा, लेकिन आपके हृदय में उनके प्रति दया, करुणा, सभी अच्छे गुणों के साथ ही उनके प्लस पॉइंट्स को देखिए। और ये जैसा कहा गया कि दुनिया में कोई व्यक्ति 100% न तो परफेक्ट हुआ है, न तो 100% गलत हुआ है। तो उनके प्लस पॉइंट को देख करके कैसे उनको मोल्ड करिएगा, ये आपको हर सिचुएशन उतना ध्यान से देख करके, बेसिकली उनके ट्रेट को देख करके आपको निकालना होगा। कलकत्ता का अनुभव कहिएगा तो हम लोग अपना सुना सकते हैं कि हम लोग वहाँ कैसे, और आपको बहुत कुछ मालूम भी है क्योंकि आप उस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। सुनील बाबू भी बता सकते हैं अपना अनुभव, हम भी बता सकते हैं कैसे मैनेज किए। तो आपको वहाँ का ऑन द स्पॉट सोच करके कि क्या बेसिकली जानने की कोशिश करिए कि इनका क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहते, क्या बात है, क्या आपके साथ बहुत सारा फैक्टर देख करके तब इसका सॉल्यूशन सरन साहब, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था। बताइए प्रमोद जी। पहले तो नमस्कार सर। ये मंत्रालय में जब मैं था तो ऐसी ही परिस्थिति थी। जब मैं ये उद्योग मंत्रालय में था और वहाँ एक कर्मचारी जो 6 फीट 4 इंच के थे हमारे, वो महासिंह कर्मचारी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और उनकी आदत थी कि वो टेबल पे पैर रखकर ही बैठते थे चाहे कोई अधिकारी वहां से गुजर जाए। उसकी वजह से उस पूरे हॉल का माहौल जहाँ पे जो कर्मचारी बैठते थे खराब रहता था। तो जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं भी एक बार जब राउंड करने निकला तो देखा जनाब पैर रख के सर टेबल पे बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा ये क्या बात है, तो वहां कुछ नहीं कहा। मैंने उनको अपने रूम में बुलाया तो उन्होंने एक जवाब दिया कि सिन्हा साहब, आज तक किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि मुझसे ये पूछ ले और आप मेरे बारे में पता कर लीजिए। तो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी भी ली तो पता चला कि दबदबा बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। वो आदतन 10:30 बजे ड्यूटी आते थे
और गवर्नमेंट में 2 अफसर रहे हुए हैं, तो मैं सेक्शन ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया कि 9:30 को 7 वो अटेंडेंस रजिस्टर मेरे टेबल पे आ जाना चाहिए। और मैं प्रतिदिन रेड पेन से क्रॉस करके इनिशियल करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं किया मैंने, उस आदमी को एक शब्द नहीं कहा। और जैसे मंथली ये हुआ तो मैंने उतने दिनों की सैलरी डिडक्ट कराई, एक शब्द भी नहीं कहा मैंने। और ये मैंने 3 महीना किया, तो उसके बाद बीच में आकर उसने धमकी भी दी, तो मैंने एक वार्निंग मेमो भी इशू किया। तो उसने कहा कि मेरे 25 साल के कैरियर में किसी ने हिम्मत नहीं की मुझे कोई चिट्ठी दे। मैंने कहा नाउ यू विल रिमेम्बर वन प्रमोद सिन्हा हैड ज्वाइंड एंड ही हैड इशूड अ लेटर। तीसरे महीने वो आके पैर गिर गया और कहा सर ये इतनी सैलरी कट जाएगी तो हमारा तो परिवार चलेगा नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी कहा नहीं, आप समय पे आइए, अपना समय पे काम कीजिए। एंड देन ही टर्न टू बी वन ऑफ द मोस्ट ओबीडिएंट वर्कर। और जब हमारा मंत्रालय में पार्लियामेंट डेज में बहुत काम होता था तो ही यूज्ड टू स्टे लेट और इंश्योर करता था कि कोई और दूसरे स्टाफ ना जाए और सारा काम सुनिश्चित करता था। तो टर्निंग अराउंड के लिए सर क्या करना होता है कि हर व्यक्ति के कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उसकी कमजोरी भी होती है। और 4-5 बजे के बाद वहां आदतन लोग शराब पीते थे। तो मैंने CISF के इंस्पेक्टर को कहा कि आई एम गोइंग टू गेट योर सर्विसेज सस्पेंडेड। मैंने किसी स्टाफ को नहीं कहा। तो बोला कैसे, हमें क्यों सस्पेंड कीजिएगा? मैंने कहा हाउ कम इट्स पॉसिबल कि मेरे बिल्डिंग में शराब जो है ऊपर आ जा रहा है और आप लोग ड्यूटी दे रहे हो। तो इस तरह की कुछ कड़ाइयां हमने की थी और बहुत ज्यादा हमने किसी एम्प्लॉय से झगड़ा नहीं किया। एक 4-5 बजे हम लोग राउंड मारते थे और बीच में एक आध बार राउंड मार करके हालचाल पूछते थे और काम की बात उनके जो नेक्स्ट सुपरवाइजर थे उनसे कहते थे, उनसे कहते भी नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि वो देखते थे कि एक अधिकारी 9 बजे आ रहा है, शाम में, रात में, लेट में जब भी जा रहा है और टू द वर्क कोई किसी तरह का दूसरी बात नहीं कर रहा है, तो ग्रेजुअली वो लोग ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को कि जब आपका खुद का अधिकारी इस तरह से कर रहा है तो हमें भी शायद करना पड़े। और धीरे 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 वो प्रभावित होते हैं। और जैसे आपने कहा कि वो मित्रता वाला भाव रखना चाहिए, तो हमने कोई द्वेष भाव नहीं रखी थी, लेकिन उसको करेक्ट करने के लिए मुझे ये करना पड़ा। उसका नतीजा हुआ कि करीब 10-15 लोगों ने शराब छोड़ दिया और वहां पे जो शराब के माध्यम से उधार पैसे लिए जाते थे, कई परिवार त्रस्त रहते थे। उनकी पत्नियां आकर वो रिक्वेस्ट करती थी कि सर घर में पैसे नहीं जा रहे। मैंने सैलरी बंद करवा दी, सैलरी उनकी पत्नियों को देना शुरू कर दिया। मैंने ऐसा 3-4 महीना किया। उनकी पत्नी आती थी 31 तारीख को, सेक्शन ऑफिसर को बोलता था कैश इनके हाथ में दो, उनके हस्बैंड के सामने। तो कई लोगों ने शराब छोड़ दी, उधार लेना बंद कर दिया और इस तरह से परिवर्तन आया। तो आपने जैसा कहा कि जिस माहौल में है उसके हिसाब से उसको पूरा समझते हुए हमें ये निर्णय लेना होता है। ऐसा नहीं कि हमें बदले के भाव से या कुछ जस्ट कि आई एम द बॉस तो डिसिप्लिन का एक्शन लेना है। तो और मानवता में क्या होता है कि भावना हमेशा रहती है, उसको प्रभावित करना हमारा कर्तव्य है। किस तरह से हम प्रभावित, जैसे आपने आज हम लोग को मित्रता और वो क्रोध नियंत्रण का भाव के लिए प्रभावित किया, उसी तरह से हर अधिकारी एज ए लीडर अपने कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरी राय होगी झा जी कि आप जो आपके सबऑर्डिनेट से समय दे के, थोड़ा समय दे के एक एक से अलग अलग बात करिए, लेजरली उनका पर्सनल लाइफ देख करके कि क्या प्रॉब्लम है या क्या, थोड़ा अपनापन डेवलप करने की कोशिश करिए, जो मैं यहाँ से गेस कर रहा हूँ। और शायद उससे थोड़ा सा आपके और उसके उनके बीच का जो गैप अगर खत्म हो जाएगा ना, तो या कम हो जाएगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जैसा मुझे लगता है। आप बाद में फिर राय भी कर सकते हैं अकेले में मुझसे या सुनील बाबू से भी, जिनका बहुत अनुभव है इसमें। हाँ बिल्कुल, मैं उपलब्ध रहूंगा सर। इसमें कोई भी अगर हमारे लायक कुछ होगा तो झा जी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और हम भी सर के ही शिष्य रहे हैं, सर से बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने जो सिखाया उसके आधार पे मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। जरूर सर, जरूर। हरबंश जी, आपको पुस्तक मिली कि नहीं अभी? ब्रदर हरबंश जी म्यूट पे हैं, आपको पुस्तक मिली कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। पुस्तकें तो मिल गई हैं। ओके, वेरी गुड। में प्रॉब्लम है, मैं आपको लिखूंगा। क्या वो किताब आई नहीं?
किताब आ चुकी है, उसके अंदर वो वॉल्यूम जो हैं वो रिपीट हो गए हैं, एक वॉल्यूम नहीं आया, उसकी जगह दूसरा आ गया। तो आप दिनेश सिंह को ही कह दीजिए ना, वो भेज देंगे। उनका नंबर तो है ही आपके पास। किनका नंबर? दिनेश सिंह का नंबर मैंने भेजा था, या मैं भेज दूंगा। उनको बंबई कह दीजिएगा, वो भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, थोड़ी सी मैंने पढ़ी है, वेरी गुड। चलिए ठीक है। और किसी को कोई पुस्तक चाहिए तो आप खबर करिएगा, फिर भेज दूंगा। तरल जी कुछ कहना चाहेंगे? कैसा काम चल रहा है आपका? जी बढ़िया चल रहा है। बस 26 जनवरी को मैं, एक मिनट, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, क्या है कि 26 जनवरी तक कोशिश है कि वो जो मैं अपना एक अलग से OTT टाइप डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें सारे एपिसोड्स एक के बाद एक आए, वो उसका टेस्टिंग ये वीक में हो जाएगा। तो उसके बाद आपको लगातार सब एक साथ मिलेंगी। और मेरी कोशिश है कि जिस तरह पुस्तक में आपने अलग अलग वर्ग किए हैं, तो वीडियो में भी उस तरह के अलग अलग वर्ग हों, ताकि किसी को भी, जैसे अभी आपने एंगर मैनेजमेंट का लिया और आपने पृष्ठ संख्या बोली थी 251 पेज पे, तो उसमें डायरेक्टली वो इस विषय से ही वहाँ चला जाए। तो जब एक साथ सब सारी होंगी, तो मैंने ये इमेजिन किया कि ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में। अगर अभी से मैं उसको मैनेज नहीं करूँगा, तो बाद में सामान्य लोगों के लिए अचानक ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जब 400 कहानियाँ अगर आपके पास एक सामने है, तो समझ में नहीं आएगा कौन सी कहाँ है। तो ये जो वर्गीकरण है, वो पुस्तक में तो बड़े अच्छे से किया हुआ है आपने। थोड़ा सा मैं वीडियो फॉर्मेट में भी वो वर्गीकरण की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपसे जो सीख रहा हूँ वो उसको प्रॉपरली वीडियो फॉर्मेट में भी दे सकूं। सर, एक मेरे ऋषिकेश जी, एक मन में ये क्वेश्चन था कि गुस्से के मैं कई बार अनुभव करता हूँ, तो वो आपसे मुझे पूछना था कि कई बार किसी के गुस्से में ऐसा लगता है कि एक आशा है। जैसे आपने शायद वो एक कहानी बताई कि जिसमें वो खाना खिला रही है भिक्षु को माँ, और बोल रही है कि तुमने उसको बरगला दिया, वरना मेरा बेटा तो अच्छा था। तो कहीं ना कहीं वहां पर एक प्रेम भाव भी है अपने उस नाराजी के साथ साथ, कि वो अच्छा है पर इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है। कई बार ऐसा गुस्सा अनुभव होता है कि ये ऐसा गुस्सा है कि सामने वाला हमें निरर्थक समझ रहा है। कई बार हमें सामने से किसी पर गुस्सा ऐसा आता है जो बड़ा प्रेमवश गुस्सा होता है, या ये क्या कर दिया, है ना। तो क्या ये गुस्सों के अलग अलग प्रकार जो हैं, वो कुछ एनलाइटनमेंट आप डालें उस पर, और कैसे उसको समझना कि ये क्या है, वो अगर थोड़ा सा एक कुछ बैरोमीटर मन में आप समा दें तो मजा आ जाए। अब पता नहीं हम लोग के समाज में, हम लोग की सोच में, साइकी में ये घुस गया है कि क्रोध जो है सो बिल्कुल खराब ही चीज है। और इसलिए ये अगर पहला तो कि अगर आप मुझे कहते हैं कि आप बड़े क्रोधित व्यक्ति हैं, तो अगर मान लीजिए कि मैं काला हूं और आप कहते हैं कि शरण साहब आप काले हैं, तो मुझे क्रोध होने का तो क्रोधित होने का कोई सवाल तो नहीं है। उसी तरह से अगर मैं क्रोधित व्यक्ति हूँ, भीतर से वैसा ही टेम्परामेंट के साथ मैंने अपने आप को आज तक ट्रेन किया है, या जन्मजात ही मेरा दुर्गुण है कि मैं गुस्सा करता हूँ, तो अगर आप कहते हैं, तो जैसे आपने कहा कि आपकी नाक है, नाक है तो इसका सत्य है, नाक है तो है। उसी तरह से अगर क्रोध है तो है, उसको स्वीकार तो करूं। तो ये, लेकिन अगर मान लीजिए कि क्रोध नहीं है और तब कोई अगर कहता है या चढ़ा देता है कि क्रोध है, तो जैसे वैसे है कि जैसे मेरे माथे पे सिंग नहीं है और कोई कहे कि आपके माथे पे सिंग है, तब तो क्रोध आना वाजिब है। लेकिन अगर क्रोधित व्यक्ति हूँ, भीतर से सचमुच क्रोध होता है,
तो मैं उसको पहले एक्सेप्ट तो करूं कि हाँ भाई है, और आउटराइटली वहीं से पहले अपने आप के साथ ही स्ट्रगल शुरू हो गया कि खराब चीज है, खराब चीज है। अरे सच्चाई तो मेरे अंदर में ये मतलब कोड खराब चीज है, खराब चीज है, ठीक है, कोड खराब चीज है, लेकिन कोड है, इसकी कार अगर कोई करेगा तब न वो पहले जाएगा डॉक्टर के पास कि भाई कोड है, देख दीजिए और इसको इलाज कर दीजिए। तो ये है कि, और कई बार तो ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर, हमारे ऊपर क्रोध करता है, तो क्या इसको हम लोग दूसरी तरफ से नहीं देख सकते हैं, जो कर्म के सिद्धांत को मानते हैं कि हमने इस व्यक्ति का पहले कुछ बुरा किया था पूर्व जन्मों में, अगर मैं शांति पूर्वक इसको बर्दाश्त कर लेता हूँ तो मैं इसका ऋण चुका रहा हूँ, और अच्छा है कि मैं शांति पूर्वक उसका ऋण चुका दूं पूर्व जन्मों का, क्योंकि अगर इसका तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो उसका कोई फिर तो अंत नहीं होगा। तो ये हर जगह पे ये जो बुद्ध का जो दूसरा जो ये चैप्टर है अप्रमाद का, अप्रमाद का जो चैप्टर है कि जागृत है, हम जगे हुए हैं, समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी को मेरा ग्रैंडसन है, मान लीजिए वो बाहर से आ रहा है पानी से भींग वींग करके और एकदम मिट्टी से लगा करके अपने आप को शरीर से गंदा करके आ रहा है। मैं कहना गधा कहाँ का, ऐसे ही घूमता हुआ चला आया, तुमको सावधान रहना चाहिए था। तो ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मान लीजिए दफ्तर में हूँ और कहीं वहीं पे किसी व्यक्ति ने, और वो भी मान लीजिए कलकत्ते में किसी ने कुछ ऐसा मिसबिहेव किया, गलत किया, और मैं वहीं पे वो शब्द कह दूं गधा कहाँ का, क्या स्थिति होगी? कलकत्ते जगह जैसी जगह में, दुर्गापुर जगह जैसी जगह में आज से अगर 20 साल पहले की बात होती तो पिटा जाइएगा। शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन दोनों में एक में प्यार छिपा हुआ है और एक में ऐसा क्रोध छिपा हुआ है कि आपको जूती पड़वा देगा। तो ये जो जागरूकता है, तो जो भी शब्द इस्तेमाल होगा उसके पीछे में क्या है? एक्टर तो एक्ट वही करता है जो डायरेक्टर पीछे से कहता है। तो डायरेक्टर क्या चाहता है, डायरेक्टर की क्या नियत है, उसका क्या मोटिव है, किस मोटिव से वो कह रहा है। अगर बच्चे को सुधारने के मोटिव से कह रहे हैं तो उसकी सोच में दूसरा होगा। अगर केवल डांटने के उद्देश्य से कह रहे हैं तो दूसरा होगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो अफ्रीका में मदर जिराफ को जब बच्चा होता है तो वो जाके अपने बच्चे को मारती है, एक बार किक करती है, जाके 20 फीट पे बच्चा गिरता है, फिर जाके किक करती है, फिर 20 फीट पे गिरता है, और इस तरह से मारते रहती जब तक खड़ा नहीं होता है। हिंदुस्तान में गाय भैंस तो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उसको मालूम है कि अफ्रीका में इतने शेर और दूसरे जानवर हैं कि अगर बच्चा जन्म के साथ खड़ा होकर के दौड़ना सीखेगा नहीं तो आके मार के खा जाएंगे। तो उस तरह से किक करती है। किक करने में लगता है आपको, हमको, कि ये बहुत ही निर्दय है, लेकिन उसके पीछे उसकी करुणा छिपी हुई है। तो जैसे मान लीजिए झा जी जैसे आज कह रहे हैं कि उनका सबॉर्डिनेट सब काम नहीं कर रहा है, तो झा जी के मन में ये है कि भाई अगर ऐसा ये भाव है कि ये अगर व्यक्ति मेरे अंदर में काम कर रहा है, आज के दिन अगर काम करना नहीं सीखेगा तो आज से 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जब रिटायर करेगा इसका वैल्यू और भी लाइफ में कम होता जाएगा। तो मुझे एज ए कोच, एज ए टीचर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको ट्रेन करूं, इसको सही रास्ता दिखाऊं। अब सही रास्ते पर नहीं चलना सरकारी तंत्र में तो हायर एंड फायर की पॉलिसी है नहीं अभी। आप जिसको चाहिए हटा दीजिए, ऐसा है नहीं। प्राइवेट में होता तो कर देते। तो लेकिन तब ये है कि इसलिए ये मुझे जो बुद्ध का ये जो अप्रमाद वर्ग है, जिसमें कि अलर्टनेस, अवेयरनेस, माने जागृत रहिए तो सब कुछ ठीक है, जागते रहिए तो सब कुछ ठीक है, सोए हुए तो सभी खराब। और प्रेम की भावना है तो सब कुछ ठीक है, प्रेम है तो मुमकिन है, प्रेम है तो सब सही है, प्रेम नहीं है तो सब कुछ निरर्थक ही।
गलती हो जाएगी, और प्रेम अगर है तो गलती हो करके भी वो गलती नहीं होगी। अगर आपसे मेरा संबंध है प्रेम का, अगर एक दो चार खराब बात भी बोल देंगे, डांट भी देंगे आपको, तो न तो आप बुरा मानिएगा न मैं मानूंगा। लेकिन अगर प्रेम का भाव नहीं है, कितना भी नाटक करके बोले, आप पकड़ लीजिएगा कि नाटक नौटंकीबाज है। तो यही सब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, और क्या बताएं, ये बड़ा ही आपने बहुत उचित बताया कि जागरूकता एक एंगर मैनेजमेंट को या एंगर को सहने का, या एंगर आपसे अगर होता है उसको कंट्रोल करने का, जागरूकता एक बहुत बड़ा हथियार है, और उसे शायद अपने मन में उसके साथ साथ ही हम किसी चीज पर विजय पा सकते हैं, ऐसा मुझे आपसे समझ में आया। नहीं, और एक चीज और जानिए, अगर हम और आप मान लीजिए लड़ रहे हैं, दोनों गुस्से में हैं, हमने आपका कॉलर पकड़ा हुआ, आप मेरा कॉलर पकड़ करके दोनों एक दूसरे को गुस्से से मार रहे हैं, तो क्या होता उस समय? अगर कोई आगे कहे कि तुम गुस्से में, न तो आप एक्सेप्ट करिएगा कि मैं गुस्से में हूँ, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैं गुस्से में हूँ जी। जिस मोमेंट आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं गुस्से में हूँ, या जिस मोमेंट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं गुस्से में हूँ, देखिएगा मेरा गुस्सा उतर जाएगा, गुस्से का भूत उतर जाएगा। पागल आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है कि पागल है, शराबी एक्सेप्ट नहीं करता है कि शराब। उसी तरह से अगर मैं क्रोध में हूँ तो मैं क्रोध को एक्सेप्ट करूंगा नहीं, और जिस मोमेंट मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं क्रोध में हूँ, मेरा क्रोध का भूत उतर ही जाएगा जी। तो वही है कि लेकिन जब तक देखूंगा नहीं सही मतलब अपने जागृत नहीं होऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा। सोया हुआ हूं तो बिहेव कर रहा हूँ कि क्रोधित व्यक्ति की जैसा, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैं क्रोधित हूँ। तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, पर्सनैलिटी में स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाएगी। हूँ तो क्रोधित, लेकिन फील कर रहा हूँ कि नहीं हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। जी, धन्यवाद। ओके, आई थिंक ना 11:15 हो गया, ये समय की कोई सीमा? जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे समय व्यतीत हो रहा था, तो इसलिए तो ठीक है, अब इसे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने बहुत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में हमें समझाया कि किस प्रकार घृणा से उत्पन्न क्रोध को प्रेम एवं क्षमा द्वारा चैनलाइज करके उसका उचित उपयोग किया जा सकता है। हम शरण जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतने व्यस्त होने के बावजूद हमें समय दिया, और हमें उन्हें पुनः सुनने का सौभाग्य एक सप्ताह बाद 31 जनवरी को मिलेगा, जबकि वो लाइट ऑफ एशिया पे अपने विचार प्रकट करेंगे। अगले सप्ताह डॉक्टर सौरभ रंजन सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि नियत समय पर आप इसे अटेंड करें, और आज की सभा को हम YouTube पे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जिसका लिंक अभी थोड़ी देर में हम शेयर कर देंगे। तो एक बार फिर शरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सभा को हम शांति मंत्र के पाठ से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। शांति शांति शांति। मनोरंजन भाई साहब धन्यवाद, आप आए। विनय कुमार सिंह जी भी आप आए। चलिए, गॉड ब्लेस यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू ऋषि, थैंक यू। धन्यवाद। मीटिंग इज क्लोज नाउ। थैंक यू, धन्यवाद। अब क्या होगा? कंट्रोल, कमांड कंट्रोल एस्केप, कमांड कंट्रोल